हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर, साइंस का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये हम आज पढ़ेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है कि क्रॉप क्या है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन कैसे होती है, प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके हमें प्रोडक्ट मिलता है। ओके, प्रोडक्ट मिलने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी मैनेजमेंट क्या है, हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, तो इस चैप्टर में हम वो सब पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो एक वीडियो में हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो हम इस चैप्टर को 2 वीडियोज़ में कवर करेंगे। ओके, अभी सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्रॉप क्या है, मैं किसको बोलूँगी कि ये क्रॉप है? क्रॉप मतलब कोई एक लैंड है, ओके, या कोई फील्ड है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आपने सिर्फ एक ही तरह का कोई प्लांट लगाया है, एक ही तरह की कोई प्लांट स्पीशीज़ लगाई है। सपोज़ वीट लगाई है, यहाँ पे सिर्फ आपने वीट उगाई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी क्रॉप है। मतलब क्रॉप क्या होगी कि एक आप लार्ज स्केल पे क्या कर रहे हो, लार्ज स्केल पे सिर्फ एक ही प्लांट स्पीशीज़ जब आप लगा रहे हो, उसको हम बोलेंगे कि ये क्रॉप है, या उसको हम बोलेंगे कि ये फसल है। ओके, इतनी चीज़ पता चल गई। अब है क्या, हम रहते हैं इंडिया में, या इंडिया में हमें पता है कि इंडिया में यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो वेदर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं। ओके, क्रॉपिंग पैटर्न भी अलग अलग है। किसी मंथ में अगर हम यहाँ पे पंजाब में रह के अगर हम जून में सोइंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे इंडिया में जून में सोइंग हो रही है, कई जगह पे मई में सोइंग हो रही होगी। ओके, तो ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। अब हमने क्रॉप की बात करी है, तो क्रॉप्स ना 2 तरह की होती हैं। क्रॉप्स 2 तरह की होती है, एक होती है हमारी खरीफ क्रॉप, एक हमारी होती है रबी क्रॉप। ओके, ये आप सब ने पढ़ा होगा, इतना खरीफ एंड रबी पढ़ा होगा। अब खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? साल में हमारे 12 मंथ हैं। साल में कितने मंथ हैं? 12। इन 12 में से जो गर्मियों का मंथ चल रहा है, जो अभी का जो टाइम चल रहा है, अभी कौन सा मंथ चल रहा है? जून। ओके, अप्रैल से लेके जून तक के जो महीने होते हैं, इस टाइम पे जो हम क्रॉप लगाते हैं वो हमारी होती हैं खरीफ क्रॉप्स। ओके, ठीक है, पहले मैं यहाँ से रबी रब कर देती हूँ, खरीफ अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मतलब इस मंथ में क्या होगा, इस मंथ में गर्मी ज़्यादा है, इस मंथ में क्या है, गर्मी ज़्यादा है, हॉटनेस ज़्यादा है। इन मंथ को हम मॉनसून बोलते हैं। इन मंथ्स में ना बारिशें होती हैं थोड़ी सी, तो ये मॉनसून मंथ हो गया, मॉनसून सीज़न हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दिन लंबा होता है, मतलब इस तरह के क्रॉप्स को ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इस टाइम पे क्या लग रहा है हमारे यहाँ पे पंजाब में? इस टाइम पे लग रहा है वीट की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, इस टाइम पे लग रही है पैडी लगेगी। ओके, इस मौसम में हम पैडी लगाते हैं, मेज़ लगाते हैं, सोयाबीन लगाते हैं, और भी बहुत कुछ लगाते हैं। तो ये हमारी कौन सी आती हैं क्रॉप्स? खरीफ क्रॉप्स। ओके, अब ये लगाते हम गर्मियों में है, अप्रैल टू जून। इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है? इसकी हार्वेस्टिंग हमारी होती है सितंबर टू अक्टूबर। उल्टा लगाया गर्मियों में, हार्वेस्टिंग इसकी सर्दियों में होगी। इतनी ठंड नहीं होती, सितंबर टू अक्टूबर ठीक ठीक ठंड होती है, तो इसकी हार्वेस्टिंग तब होती है। ये हमारी खरीफ क्रॉप्स होगी। नेक्स्ट है रबी। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? ये हमारी विंटर क्रॉप्स होती हैं, उसको हम मॉनसून सीज़न में बोलते हैं, ये हमारे विंटर सीज़न में लगती हैं। ठीक है, ये कब लगेंगी हमारी? ये हमारी लगेंगी अक्टूबर टू नवंबर। ऑब्वियसली जब उसकी हार्वेस्टिंग होगी, उसकी हार्वेस्टिंग के बाद यही लगेंगी। ठीक है, ये लगेंगी अक्टूबर टू नवंबर।
अगर अक्टूबर टू नवंबर लग रही है तो डैट मीन्स इसको पकने में भी तो टाइम लगेगा। तो इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है? इसकी हार्वेस्टिंग होती है हमारी मार्च से लेके अप्रैल तक। गर्मियों का ही मौसम है, बट ज़्यादा गर्मियाँ इस टाइम पे नहीं होती। खरीफ के टाइम पे थोड़ी ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं। ये इस टाइम पे लग जाती हैं, इसकी जर्मिनेशन इस टाइम पे हो जाती है। इसकी जो जर्मिनेशन है गर्मियों के टाइम पे होती है। रबी की जर्मिनेशन थोड़ी सी सर्दियों के, थोड़ा सा मौसम ठंडे ठंडे के टाइम पे होती है। ओके, इसमें हमारी क्रॉप्स कौन कौन सी आती हैं? इसमें हमारी आती है वीट मीन्स कनक, हमारे ग्राम्स आगे, पी आ गया, और भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें हमारी ये क्रॉप्स आती हैं। तो खरीफ एंड रबी का आपने बस ये याद रखना है, खरीफ मतलब जो गर्मियों में लग रही है, रबी मतलब जो सर्दियों में लग रही है। वो गर्मियों में लग रही है बट अप्रैल टू जून मंथ में लग रही है, ठीक है। और उसकी हार्वेस्टिंग सितंबर टू अक्टूबर हो रही है। और अभी अक्टूबर टू नवंबर में लग रही है और हार्वेस्टिंग मार्च टू अप्रैल में हो रही है। ओके, ये चीज़ होगी। अब आगे क्या है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि रबी एंड खरीफ क्रॉप्स का कि क्या होती हैं। अब जब हमने क्रॉप्स लगानी है, ओके, कोई भी क्रॉप लगानी है, तो कुछ आती हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आती हैं। मतलब क्रॉप्स लगाने के लिए कुछ स्टेप्स आते हैं बीच में कि हमने कैसे कैसे लगानी है कोई भी चीज़ लगानी है, जब भी कोई क्रॉप लगानी है। तो स्टेप्स क्या क्या हैं, हम कोई कलर चेंज कर लेते हैं। स्टेप्स क्या क्या है? पहला स्टेप आता है कि हमने मिट्टी को प्रिपेयर करना है, सॉइल को प्रिपेयर करना है। सॉइल जब प्रिपेयर होगी फिर हम क्या करते हैं, सीड लगाते हैं, मतलब सोइंग करेंगे। सोइंग करी, फिर हम उसको खाद देंगे, मतलब मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। फिर हम उसको पानी भी देते हैं, इरिगेशन करी, ठीक है। अगर उसमें कोई वीड उग गई तो हम उसको वीड से भी प्रोटेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें होने के बाद जिस मंथ 3-4 महीने हो गए, फिर जब हमें लगे कि हाँ हमारी फसल पक गई है तो हम उसको काट देते हैं। हम फिर क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। काटने के बाद हम क्या करते हैं, बेच देते हैं कनक या जो भी हमारी फसल होगी। हार्वेस्टिंग के बाद हमने अपनी फसल मंडियों में बेच दी, या कुछ हमने घर के लिए जो हमने ग्रेन्स रखने हैं तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं, तो उसकी स्टोरेज कर दी। तो ये स्टेप्स हमने डिस्कस करने हैं। ये सारे स्टेप्स आज डिस्कस नहीं हो पाएंगे, हम कोशिश करते हैं कि मैन्योर तक आज हम यहाँ तक डिस्कस कर लें, और नेक्स्ट के जो 4 स्टेप्स हैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे और आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, सबसे पहले ये क्या है, यहाँ पे हो रही है हमारी सॉइल प्रेपरेशन। क्या हो रही है, सॉइल प्रेपरेशन हो रही है। अभी सॉइल प्रेपरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सॉइल प्रेपरेशन के लिए हमें टिलिंग करनी पड़ती है। टिलिंग का मतलब कि मिट्टी को हमने लूज़ करना है। ओके, टिलिंग में हमने क्या करना है, मिट्टी को लूज़ करना है। इस इमेज में देखो, इस इमेज में देखो, या इस इमेज में देखो, किसी भी इमेज में देख लो। हम पहली वाली इमेज में देखते हैं। इस इमेज में क्या हो रहा है, ये एक फार्मर है, कलर थोड़ा सा ब्राइट ले लेते हैं। ये एक फार्मर है, ठीक है। ये कर रहा है, आगे 2 बुल हैं। यहाँ पे ब्लू कलर की आपको लकड़ी देखने को मिल रही है, और नीचे अगर आप देखें तो ये रेड कलर ब्लू, यही लकड़ी नीचे ज़मीन को लग रही है, ठीक है। और इसके अंदर ही एक स्ट्रक्चर होता है आगे को, जो मिट्टी के अंदर जाता है। ये हमारा प्लो होता है, आपने बुक्स में भी देखा होगा। तो ये हम प्लोइंग कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्रेडिशनल मेथड है, गाँव में ज़्यादातर इस तरीके से हम प्लोइंग करते हैं। तो सॉइल प्रेपरेशन के लिए, मिट्टी को लूज़ करने के लिए हम ये चीज़ करते हैं। एक ये है हो मेथड, एक ये हमारा हो है, जिसमें जो ये वाला पहला स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा, इसमें स्ट्रक्चर हमारा वुड का बना हुआ है। इस वाले में क्या है, जो इसके हाथ में हैंडल है ये वुड का है, और आगे हमारा लोहे का लगा हुआ है। तो इसमें भी ये यूज़ होता है। इसको यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं, मिट्टी लूज़ हो जाए या वीड्स को रिमूव करने के लिए। या ये इस तरीके से, जो आपकी बुक्स में इस तरीके से बना होगा कि ये ऐसा पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ से जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये लोहे का बना होता है। आगे वुड का भी ये वुड का भी हो सकता है या आयरन का भी हो सकता है। ये बीम बना हुआ है, रोड बनी हुई है, ये भी आयरन या वुड की हो सकती है। तो इससे हम मिट्टी को लूज़ करते हैं। फिर एक कल्टीवेटर आता है, इसलिए ट्रैक्टर के पीछे ये कल्टीवेटर, जिसको हम हल बोलते हैं, ये लगे हुए हैं। ये ज़मीन के अंदर घुस के इकट्ठे ही मिट्टी को लूज़ करना शुरू कर देते हैं।
ओके। तो सॉइल प्रेपरेशन सबसे पहले करते हैं। क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि सॉइल प्रेपरेशन से क्या होगा, हमारी मिट्टी लूज़ होगी, ठीक है। मिट्टी लूज़ हुई, नीचे की मिट्टी ऊपर को आएगी, अच्छे से होगी, प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं अच्छे से ग्रो कर पाएंगे उन। फिर एरिएशन होगी। एरिएशन मतलब हवा का आदान प्रदान, ऑक्सीजन का या एयर का आदान प्रदान अच्छे से होगा, ये चीज़ होगी। तो ये कुछ बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं कि सॉइल प्रेपरेशन हम इस चीज़ के लिए करते हैं। ओके, तो ये हमारी सॉइल प्रेपरेशन में आ जाता है, ये हो गया। फिर जो मिट्टी के लिए, जैसे कि मिट्टी में हम देखते हैं कि अर्थवॉर्म्स भी होते हैं, मिट्टी में अर्थवॉर्म्स भी होते हैं। प्रॉपर ये प्लॉइंग करी होगी तो अर्थवॉर्म अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, गुड बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर और कुछ अगर हम देखें इसमें क्या आ सकता है, वीड्स को रिमूव करने के लिए अच्छा है ये, जैसे कि जो हमारा ये हो है, ठीक है, इससे क्या हो सकता है, वीड्स को हम रिमूव कर सकते हैं जो हमारे फील्ड में लगे हों, उस चीज़ के लिए बेनिफिशियल आ जाता है। फिर ये जब ये सब चीज़ें होगी, फिर कुछ ना मिट्टी में क्लम्प्स बने होते हैं, क्लम्प्स मतलब मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े बने होते हैं, तो प्लोइंग करने से वो ठीक हो जाते हैं, वो उनका साइज़ छोटा हो जाता है। जब हमने प्लोइंग कर ली, फिर हम क्या करते हैं, ये हमारा फील्ड है, फिर इसके ऊपर हमने एक ऐसे वुडन की ना एक ऐसी लंबा सा एक ब्लॉक होता है, ये हम पूरे फील्ड में मार देते हैं ताकि जो मिट्टी है वो प्रॉपर अच्छे से लेवल हो जाए, इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जैसे ये कल्टीवेटर है, ये जो हमने प्लोइंग करा, हम एक बार क्या करते हैं, फील्ड में हम मैन्योर डाल देते हैं, फील्ड में हम क्या करते हैं, मैन्योर डाल देते हैं, या जिसको मैं बोलूँ खाद डाल देते हैं, फिर हम ये कल्टीवेटर चला देते हैं। इससे क्या होता है कि प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है हमारे सॉइल के बीच में मैन्योर की, तो उससे हम जब प्लांट लगाएंगे उसकी ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी। एक बार फर्टिलाइज़र देने के बाद जब हमने सोइंग करी, सोइंग के बाद हमने जो डालना है वो तो डालना बट उससे पहले भी हम एक बार डाल देते हैं ताकि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी जो पूरी हो जाए, कोई कमी ना रहे, ये चीज़ होगी। फिर आगे क्या है, अभी नेक्स्ट है हमारी सोइंग। सोइंग में हमने क्या करना है, मिट्टी प्रिपेयर कर ली, सोइंग में हमने सीड्स डालने हैं। अब सीड्स भी हमने कोई एवे नहीं डाल देने, सीड्स हमने डालने हैं हेल्दी सीड्स। सीड्स कौन से डालने हैं, हेल्दी सीड्स डालने हैं। हेल्दी सीड्स मतलब ऐसे हमारे प्रॉपर हेल्दी सीड्स हों। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सीड्स हेल्दी हैं कि अनहेल्दी हैं, वो ग्रो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम एक टेस्ट कर सकते हैं ईजी सा, जो हमारे सीड्स हैं उसको हम ऐसे ग्लास में डालेंगे, अगर वो ऐसे पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं मतलब वो सीड्स हमारे डेड सीड्स हैं, उनकी वाइबिलिटी कुछ नहीं है, ठीक है, वो वाइबल सीड्स नहीं है। वाइबिलिटी मतलब वाइबिलिटी क्या होती है, सीड की ग्रो करने की कैपेबिलिटी। तो अगर वैसे वो पानी के ऊपर ऐसे फ्लोट कर रहे हैं मतलब वो सीड्स हमारे वाइबल नहीं हैं, और अगर ऐसे नहीं कर रहे तो मतलब सीड्स हमारे वाइबल हैं। तो हम एक ऐसे एक टेस्ट कर लेते हैं कि सीड हमारे वाइबल हैं कि नहीं हैं। मेक श्योर कि हम हाइब्रिड सीड लें, क्योंकि हाइब्रिड सीड की जर्मिनेशन काफ़ी अच्छी होगी, अच्छे से वो ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, एक हाइब्रिड सीड लें, अच्छी क्वालिटी के लें, चेक करके लें, ओके। जब हमने अब क्या किया, मिट्टी प्रिपेयर कर ली, लैंड हमने प्रिपेयर कर लिया, सॉइल हमने प्रिपेयर कर लिया, फिर अब हमने सीड्स पे प्रिपेयर कर लिया, सीड्स डाल दिए। अब एक चीज़, सीड्स हम डालते हैं, हर एक सीड का जो लोग कमर्शियली लगाते हैं, सीड का भी डिस्टेंस होता है पूरा, कि प्लांट टू प्लांट, सपोज़ यहाँ पे मैंने एक प्लांट लगाया, यहाँ पे भी मैंने एक प्लांट लगाया, तो प्लांट टू प्लांट कितना डिस्टेंस होना चाहिए और रो टू रो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, इसके हिसाब से हमने सीड लगाने होते हैं, ओके। सीड लगाने के भी 2-3 तरीके होते हैं। ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड जैसे कि इस आप पिक्चर में देख रहे हो, इस पिक्चर में ये यूरिया खाद स्प्रेड कर रहा है, मतलब जितना उसके हाथ में है उसको वो स्प्रेड कर रहा है, इसको हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड बोलते हैं कि सीड भी हम ऐसे स्प्रेड कर देते हैं। फिर एक मेथड आता है कि जिसमें हम प्रॉपर डिस्टेंस बाय डिस्टेंस हम प्लांट लगाते हैं। फ़ायदा क्या है उसका, कि जैसे सपोज़ ये कोई फील्ड है, इमेजिन कर लो, मैंने ब्रॉडकास्टिंग से लगाया एक सीड, यहाँ 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 थोड़े थोड़े से यहाँ यहाँ गिर गए, एक जगह पे सपोज इस कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा सीड्स गिर गए ऐसे ऐसे, मतलब सीड्स का कोई अरेंजमेंट नहीं है, ओके। अगर मैं सीड्स प्रॉपर अरेंजमेंट से लगाऊं, प्रॉपर अगर मैं प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस से लगाऊं, ऐसे मैंने प्रॉपर प्लांट टू प्लांट, रो टू रो मैंने डिस्टेंस से लगा दिया अच्छे से, ओके।
इसमें क्या होगा, यहाँ पे सीड्स ऐसे पड़े हुए हैं, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा सीड्स गिरे हैं, किसी जगह पे कम सीड्स गिरे हैं। इसमें क्या होगा, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, कि जो ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस एंड जो रो टू रो डिस्टेंस हमारा है ये इक्वल हमने रखा हुआ है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू अगर हम सिर्फ एम स्प्रेड कर दें, जो हम जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड बोलते हैं, जिसमें हम सीधा फील्ड में स्प्रेड कर देते हैं सीड्स को। फ़र्क क्या होगा कि अब क्या होगा, इन ब्रॉडकास्टिंग मेथड में क्या होगा, सीड्स यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। अब सीड्स को पानी चाहिए, न्यूट्रिशंस चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए उनको, वो ग्रो करेंगे। बट ब्रॉडकास्टिंग मेथड में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जहाँ पे सीड्स अगर एक जगह इकट्ठे हमने फेंक दिए, एक जगह गिर गई हुए हैं, तो उस एरिया में सपोज़ अगर यहाँ पे गिर गई हैं तो इस एरिया में कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा प्लांट्स को पानी और न्यूट्रिएंट्स को लेके, ठीक है। तो उस पर फ़र्क क्या पड़ेगा, ना उनको अच्छे से पानी मिल पाएगा, ना अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। तो इस एरिया में जो प्लांट की ग्रोथ है उस पर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। उसकी ग्रोथ जो है अच्छे से नहीं हो पाएगी। बट इसमें क्या होगा, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस एंड रो टू रो डिस्टेंस भी इक्वल होगा, तो प्लांट को एक प्रॉपर स्पेस मिल रही है। जैसे कि हम ये चीज़ें हम कहाँ पे देखते हैं, ऑर्किड्स में, मैंगो के जो बाग होते हैं, लीची के जो हमारे बाग होते हैं नॉर्मली हमें देखने को मिल जाते हैं, पियर के जो बाग होते हैं वहाँ पे प्रॉपर आप कहीं से भी देख लो, आप कोई भी बाग देख लेना, वहाँ पे क्या है, आप कहीं से भी देखो, चाहे यहाँ से देखो, चाहे सीधा देखो, चाहे ऐसे देखो, आपको सारे प्लांट्स एक ही लाइन में देखने को मिलेंगे। ओके, कमर्शियल लेवल पे भी काफ़ी क्रॉप्स भी ऐसे लगाई जाती हैं। तो सोइंग का हमारा ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैन्योर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, मैन्योर। आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे, मैन्योर तक ही डिस्कस करेंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र तक। नेक्स्ट जो इरिगेशन आएगा हमारा एंड वीडिंग आएगा, स्टोरेज आएगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स में क्या है, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या है और मैन्योर क्या है, एक ऐसी चीज़ जो हम अपने प्लांट्स को दे रहे हैं जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ पे इम्पेक्ट पड़ रहा है। इम्पैक्ट किस वे में पड़ रहा है, अच्छी वे में इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिससे उसकी ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो रही है, यील्ड उसकी हमारी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज़र। इसकी वजह से उसकी ग्रोथ, यील्ड, या जिसको हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो, वो हमारी मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स होती हैं। फ़र्क क्या है, मैन्योर जो चीज़ आती है ये आती है नेचुरल खाद, नेचुरल खाद जो हमारी होगी, इसमें क्या आ जाएगा, हमारी गोबर खाद आ गई, हमारी वर्मी कंपोस्ट आ गई, ये सब चीज़ें हमारी मैन्योर में आ जाएंगी। फर्टिलाइज़र में क्या होते हैं, जो ऐसी खाद जो हम इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं, इंडस्ट्रियल खाद आई, मतलब मैन मेड आ गई, जिसमें हमारे केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं। केमिकल्स इसमें भी हैं बट उसमें फर्टिलाइज़र में हम आर्टिफिशियली केमिकल बना के एक खाद बना रहे हैं, वो हमारी फर्टिलाइज़र होती है। अभी मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र की ये चीज़ होगी। अभी कौन कौन से होते हैं, ये हमारे यूरिया हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अंकल इस बैग में, इस थैली में जो भर के लेकर जा रहे हैं, पंजाब में नॉर्मली ऐसे ही यूरिया स्प्रेड करते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड से, तो यूरिया को ऐसे स्प्रेड करते हैं और ये फर्टिलाइज़र स्प्रे के थ्रू भी दे रहे हैं, अगर ऐसे भी फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं। यूरिया हो गया, NPK, आप ये 2-3 याद रख सकते हो। फिर पोटाश आप याद करके रख सकते हैं, 2-3 फर्टिलाइज़र्स के नाम आप कर सकते हैं। अभी फर्टिलाइज़र्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप अपने खाद में अगर आप फील्ड में, अगर आपको कोई फील्ड है, यहाँ पे आपने फर्टिलाइज़र अभी डालेंगे कब, सोइंग से पहले एंड आफ्टर सोइंग भी डालते हैं, सॉइल प्रिपरेशन के टाइम पे हम खाद डाल देते हैं। अगर आप फर्टिलाइज़र अमाउंट अगर आपकी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या होगा, फील्ड आपकी बैरन बन सकती है, बंजर बन सकता है, काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए फर्टिलाइज़र काफ़ी ज़्यादा डाल रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आप यूज़ कर रहे हो, तो ये हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, अभी फर्टिलाइज़र्स में क्या होते हैं, हमारे जो फर्टिलाइज़र जो ये स्प्रे कर रहे हैं, ये इनमें असल में है क्या, इनमें केमिकल्स हैं। तो ये केमिकल्स कहाँ जाएंगे, मिट्टी में, मिट्टी से कहाँ जाएंगे, ग्राउंड वाटर में जाएंगे, ग्राउंड वाटर में गए तो क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, वाटर पोल्यूशन होगा। इसके अलावा क्या करेगा, जो माइक्रोबियल लाइफ है मिट्टी के अंदर, उस पर भी फ़र्क पड़ेगा,
फर्टिलाइजर्स अगर हम एक्सेस में यूज़ करें, जो हम क्रॉप में यूज़ कर रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाएगी। जब हम वो क्रॉप खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर भी केमिकल्स जाएंगे, इसकी वजह से हमें हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे। तो ये फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर में ये सब चीज़ें थी। तो हमने आज के लेक्चर में ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली। नेक्स्ट में मैं बता चुकी हूँ आपको 2-3 टॉपिक्स बचे हैं बस। इरीगेशन बचा है हमारा, वीडिंग बचा, हार्वेस्टिंग बचा है, स्टोरेज बचा है। ये टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कर लेंगे। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।